वाणिज्यिक खेती की परिभाषा के बाद में अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक खेती के प्रकार क्या। देखिए बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको आराम से नोट करते हुए चलना है। सबसे पहला है वाणिज्यिक अनाज खेती, जिसमें अनाज का उत्पादन होता है। तो वाणिज्यिक खेती में आप सबके आगे वाणिज्यिक लगाएंगे, तो वाणिज्यिक अनाज खेती, जब अनाज का उत्पादन आप व्यापार के उद्देश्य से करेंगे तो वो वाणिज्यिक अनाज खेती हो जाएगी। दूसरा वाणिज्यिक मिश्रित खेती, इसमें पशुपालन भी साथ में होता है, हम इसको समझेंगे। वाणिज्यिक मिश्रित खेती, इसमें भी व्यापार आपका उद्देश्य रहेगा। और तीसरा वाणिज्यिक रोपण खेती या रोपण कृषि, जिसमें रोप तैयार करके आप खेती करेंगे। तो ये तीन है, वाणिज्यिक खेती के तीन प्रकार बताए हैं। अनाज खेती वाणिज्यिक लगाना है आपको आगे, मिश्रित खेती और रोपण खेती। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज खेती की। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर अनाज मुख्य रूप से आना चाहिए। अनाज में मुख्य रूप से आपको पता है गेहूं है, मक्का है। तो देखिए ये पहला वाणिज्यिक अनाज खेती, इसके अंदर दो मुख्य रूप से अनाजों को लिया जाता है। क्योंकि क्षेत्र विशेष से संबंधित है इसलिए सारे अनाज हम इसके अंदर नहीं लेंगे। गेहूं और मक्का दो मुख्य फसलें हैं वाणिज्यिक अनाज खेती की। मुख्य रूप से गेहूं और मक्का, सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्मों पर, मतलब बड़े भूखंड जिसको आप कह सकते हैं। सैकड़ों हेक्टेयर बड़े फार्म होते हैं, सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है ना भाई, तभी तो वाणिज्यिक उद्देश्य पूरा होगा, आपका पैसा मिलेगा आपको। अगर आप 1 या 2 बीघा या 5 बीघा पे अगर गेहूं की खेती करोगे तो आपको पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि उत्तर अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये सारे शीतोष्ण प्रदेश इसके आते हैं। देखिए उत्तर अमेरिका, फिर आपके एशिया और यूरोप, इन सब के कौन से क्षेत्र जो शीतोष्ण प्रदेशों में आते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। शीतोष्ण का मतलब है जहां पे मध्यम तापमान है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। और यहां पर वर्ष में आप एक ही बार फसल ले सकते हैं इसकी, क्योंकि जो ठंड है वो ज्यादा फसल को बढ़ने नहीं देती है, इसलिए वर्ष में आप एक बार फसल ले सकते हैं। ये है वाणिज्यिक अनाज खेती। इसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान में रखना है। वाणिज्यिक अनाज में दो अनाज है, गेहूं और मक्का। बड़े भूखंड पर खेती की जाती है, चूंकि व्यापार का उद्देश्य है तो बड़ा भूखंड चाहिए। इसके साथ में आपको शीतोष्ण प्रदेश याद रखने हैं, अमेरिका महाद्वीप, उत्तर का, एशिया का और यूरोप का, तीनों का। ये दो फसलें याद रखनी है। ये अनाज खेती, वाणिज्यिक अनाज खेती। साल में एक ही फसल ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको व्यापार के उद्देश्य से करना है तो इसका रखरखाव भी ढंग से करना पड़ेगा, तो साल में एक बार आपको मेहनत करनी है। दूसरा हम लेते हैं मिश्रित खेती, वाणिज्यिक मिश्रित खेती। अब इसका नाम ही मिश्रित खेती है तो इसके अंदर मिक्सचर है, मिश्रण है। क्या क्या मिश्रण है देखिए, जब आपको अनाज के साथ में, चारे के साथ में पशुपालन, भोजन, चारे की फसल और उसके साथ में पशुपालन। भोजन मतलब अनाज, भोजन, चारा तथा पशुपालन, और वो भी किस उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से। चूंकि व्यापारिक है ना, वाणिज्यिक है, तो ये हम कहलाएंगे मिश्रित। इसके अंदर पशुपालन भी आ गया आपके, और चारा वाली भी फसल आ गई, और जो आपके खाद्यान्न है वो भी आ गई। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ये मिश्रित खेती है, इसमें ज्यादा आपको कुछ पता नहीं रखना है। अब हम तीसरी फसलों की बात करते हैं, जो जिसके रोप तैयार किए जाते हैं, रोपण खेती आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उस खेती का उपयोग आपको व्यापार के लिए करना है, जैसे कि चाय है, कहवा, कॉफी बोलते हैं आप जिसको, काजू है, रबड़ है, ये सारी नकदी फसलें हैं जिसके अंदर आपको पैसा मिलेगा। तो ये है रोपण खेती। देखिए इधर तीसरा रोपण खेती, जिसका रोप तैयार करना, लेकिन फिर भी, और वो खेती किस उद्देश्य से है, व्यापारिक उद्देश्य से। अब इसके अंदर क्या है, चाय, कहवा, काजू, रबड़। देखिए चाय, कहवा मतलब कॉफी, काजू, देखिए सारी ऐसी फसलें हैं जिससे पैसा मिलेगा आपको भरपूर। रबड़, इनके रोप तैयार होते हैं। कपास, केला, कपास, ये सारी वाणिज्यिक फसलें हैं।
केला के रोप तैयार कर उगाना। ये सारी फसलें ऐसी है जिससे आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा अगर आप इसके बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तो। इसमें अधिक श्रम लगेगा और पूंजी भी आपके ज्यादा लगेगी। तो यहां पर लिख सकते हैं अधिक श्रम। वैसे भी वाणिज्य के अंदर तो ज्यादा श्रम लगता ही है, ज्यादा पूंजी लगेगी, मशीनरी भी आपको ज्यादा, वो मशीनरी पूंजी वगैरह ये तो सारे वाणिज्यिक प्रकार में लिखना ही है, भले कोई भी पूछ ले आपको, इतना सा आपको दिमाग लगाना है। वाणिज्यिक की विशेषता तो सब में लिखनी है, लेकिन फिर उसको आपको अलग अलग क्लासिफाइड करना है। ये सारी चीजें हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर इस तरह के, ये शीतोष्ण में था, लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, वहां पर ये जो आप कह रहे हैं ना कहवा, काजू, रबड़, कपास, केला, ये सब यहाँ पे बहुत तरह से उगाए जाते हैं। अब एक सूची दी हुई है, अब देखिए क्या क्या सूची के अंदर। सबसे पहले यहां पर मैं लाइन कर देता हूं, ओके। अब आपको कुछ क्षेत्र है और मुख्य उत्पादक फसल हैं जो कि रोपण खेती के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कॉफी है, तो कहवा का जो ज्यादातर उत्पादन है वो होता है ब्राजील में। ये कई बार एग्जाम में आता है, मेल मिलान करो में। और भारत की अगर बात करो कॉफी, तो कॉफी कर्नाटक में, भारत के अंदर, याद रखना, कॉफी कर्नाटक। लेकिन विश्व की बात करें तो कॉफी कहां है, ब्राजील के अंदर ज्यादा है। इसके अलावा रबड़ मलेशिया में, रबड़ जो है वो मलेशिया। और चाय तो आप जानते ही हैं, खूब पीते हैं हम सुबह शाम दोपहर को, तो भारत और श्रीलंका, भारत श्रीलंका। ये कुछ क्षेत्र दिए हैं, तो आपको सूची बनानी है। आपको देखिए बिल्कुल इसको क्लासिफाइड करते हुए चलना है। वाणिज्यिक खेती, इसकी विशेषताएं ध्यान में रखनी है। और 3 प्रकार है, अनाज, मिश्रित और रोपण। अनाज में आपने पहले देख लिया, उसके बाद में मिश्रित में मिश्रण है, पशुपालन के साथ में, फिर रोपण में रोप तैयार करना है। लेकिन खास के कौन कौन सी फसलें हैं जिनके नाम हमने लिख दिए, ये एक तरह से वाणिज्यिक फसलें हैं जिनको ज्यादा पैसा जिससे कमाया जा सकता है। एक सूची है जो आपको लिखनी है, कौन कहां पे ज्यादा है, तो लिखिए इसको। उसके बाद में हम मुख्य फसलों की बात करेंगे। यहाँ पर खेती के जो प्रकार है, गहन और निर्वाह, वाणिज्यिक, जो भी हमने बताया था वो यहाँ पर समाप्त होता है। नोट कीजिए इसको अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कृषि वाले अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और मुख्य फसलों की बात करते हैं। कुछ फसलों की यहाँ पर जानकारी दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से 3 या 4 फसलें ऐसी हैं जो एग्जाम में जगह बनाती हैं। बाकी के बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी है, लेकिन मुख्य फोकस जो है वो आपको 3-4 फसलों पर रखना है, जिसमें चावल है, गेहूं है, कपास और चाय। ये 4 फसलें, चावल, गेहूं, कपास और चाय, ध्यान रखिए। बाकी पढ़ना सबको है। चलिए शुरू करते हैं हम फसलों का जो वर्गीकरण है उससे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वे फसलें जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न मतलब जो मुख्य रूप से लोगों द्वारा नियमित रूप से भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का है, बाजरा है, गेहूं, चावल है आपका, फिर मक्का, फिर बाजरा, ये सब है। ये हो गई आपकी खाद्यान्न फसलें। उसके बाद में हम बात करते हैं रेशेदार फसलें, जिसको आप फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, जिससे रेशा कपड़े वगैरह बनने में यूज होता है। रेशेदार कपड़े, रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें, जिसमें आपका कपास है सबसे पहले तो, जूट, इस तरह से। उसके बाद में हम बात करते हैं पेय फसलों की, जो चाय है, कॉफी है, इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं, पेय फसलें, जिसमें चाय और कहवा, जिसको आप कॉफी भी कहते हैं। उसके बाद में है नकदी फसलें, जो वास्तव में व्यापार के उद्देश्य से ही उगाई जाती है, जिससे पैसा मिलता है
नकदी फसलें, नकदी फसलों में जैसे कि गन्ना है, तंबाकू है, कपास वगैरह भी नकदी फसलों में आती हैं। इस तरह से एक छोटा ऐसे वर्गीकरण है फसलों के इस्तेमाल करने के आधार पर। कुछ खाने की फसलें, कुछ पेय फसलें हैं, कुछ रेशेदार हैं, कुछ प्योर जो आपके फाइनेंशियल क्रॉप जिसको आप नकदी फसलें कह सकते हैं, इस तरह से। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, चावल। चावल के बारे में आपको पता करना है। सबसे पहली फसल मैंने आपको बताया था, 3-4 फसलों के बारे में आपको पता रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की, इसको आप धान भी कहते हैं, पेडी। विश्व की मुख्य खाद्य फसल है ये चावल, विश्व की मुख्य खाद्य फसल, और गुजरात में भी बहुत खाया जाता है। इसके अलावा भारत में, दक्षिण भारत में, आप अगर पश्चिम बंगाल की तरफ जाए, पंजाब की तरफ जाए, इसका प्रोडक्शन बहुत होता है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वाले जो क्षेत्र हैं, वहां के लोगों का ये मुख्य आहार है। उष्ण और उपोष्ण, उष्ण कटिबंध के ऊपर और नीचे की तरफ के जो इलाके हैं ना, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के लोगों का मुख्य आहार। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के, या आप ग्लोब में पढ़ चुके क्लास 6 के अंदर, उष्ण कटिबंध क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध क्या है। तो वहां पे जो देश है, वहां के लोग इसको मुख्य आहार के रूप में प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। किसको? चावल को। हम पढ़ रहे हैं मुख्य फसलें, फसलों का वर्गीकरण, उसके बाद में हम चावल की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए जलवायु दशा क्या है, प्रश्न यहां से निकलता है कि चावल के लिए अनुकूल जलवायु दशा या क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस है वो क्या क्या है। छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले तो उसको उच्च तापमान चाहिए, तापमान उच्च चाहिए। तो उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता चाहिए, नमी ज्यादा चाहिए तो अधिक आर्द्रता, और वर्षा भी ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए इसको, क्योंकि उसका रोप जो है वो पानी के अंदर तैयार किया जाता है। तो उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा, ज्यादा वर्षा चाहिए, इसलिए ये उन्हीं क्षेत्रों में होगा जहां पर बारिश ज्यादा होगी। अब मिट्टी कैसी चाहिए? ऐसी मिट्टी जो जल को काफी देर तक रोक सके। अब अगर आप कहोगे रेतीली मिट्टी में चावल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो पानी को जल्दी सोख लेती है। तो ये चीकायुक्त जलोढ़ दोमट मिट्टी जो होती है, जिसमें पानी ज्यादा देर तक भरा रहता है। तो मिट्टी कैसे उपयुक्त है इसके? चीकायुक्त, चीका मतलब चिकनायुक्त हो सकती है वो, चीकायुक्त, चीकायुक्त जलोढ़ दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है ना। मिट्टी का आप खास करके उल्लेख करना है आपको, किसके लिए, किसी कैसी मिट्टी? चीकायुक्त जलोढ़ दोमट मिट्टी। इसके लिए उपयुक्त होती है, ज्यादा वर्षा चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, और वर्षा भी ज्यादा चाहिए, तापमान ज्यादा चाहिए, नमी ज्यादा चाहिए। चीकायुक्त जो दोमट मिट्टी, उसकी जल भराव क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो चीन है वो इसके अंदर अग्रणी है, चीन में चावल ज्यादा होता है विश्व के अंदर। अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या है, ये देखिए, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा दक्षिण भारत, इसके अलावा पंजाब आदि जगह पे, उत्तर प्रदेश के भी काफी इलाके हैं, और यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चावल का। तो ये छोटी छोटी बातें चावल के बारे में। सीधा सीधा प्रश्न आता है, चावल के लिए जलवायु दशाएं बताइए आप। तो आपको इसमें पता रखना है क्या क्या चीजें। आपको देखिए, एक तो आपको बताना है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तापमान ज्यादा चाहिए, आर्द्रता ज्यादा चाहिए, वर्षा भी ज्यादा चाहिए। फिर चिकायुक्त जलोढ़ दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा जरूरी है। तो एक 2-3 बातें हैं, ज्यादा इसके अंदर नहीं है। तो चावल इस प्रकार से यहाँ पर चावल। अब गेहूं है, अगला है गेहूं। हम सबका पसंदीदा मुख्य फसल है गेहूं, हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। अब देखिए किस तरह से गेहूं के बारे में 2-3 बातें हैं। एक तो यहां पर मैं लिखता हूं गेहूं, कि गेहूं जब बढ़ने वाला काल है, जिसको आप वर्धन काल कहते हैं, जब गेहूं की फसल पकती है या बढ़ती है ना, उस दौर में होती है। तो वर्धन काल के अंदर इसका मध्यम तापमान चाहिए। वर्धन काल जब बढ़ता हुआ है में तापमान मध्य चाहिए, लेकिन जब कटाई का समय हो, कटाई के समय तापमान ज्यादा चाहिए, तेज धूप चाहिए। कटाई के समय तेज धूप चाहिए,
ये तो हो गई इसकी जलवायु की दशा। अब इसके अलावा इसकी जो मिट्टी चाहिए वो दोमट मिट्टी चाहिए। मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए? दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी चाहिए। यूएसए वगैरह इसके अंदर अग्रणी है, इसमें ज्यादा प्रश्न आता नहीं है ना। शीत ऋतु की फसल है ये भारत के अंदर। भारत इसमें आत्मनिर्भर है गेहूं के मामले में, तो चावल के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन गेहूं का भी अब टॉपिक दिया हुआ है तो आपको छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखनी है। खास करके मिट्टी कैसी चाहिए, इसमें दोमट मिट्टी चाहिए। तापमान जो है वो बढ़ते समय में मध्यम चाहिए, मध्यम, मध्य लिख दिया मैंने, इसको मध्यम कर देता हूं मैं, मध्यम। और कटाई के समय में तेज धूप चाहिए। ये मोटा मोटा इसका वर्गीकरण था। आप उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में चावल की बात करेंगे और फिर गेहूं की बात करेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। अब हम बात करते हैं मिलेट की, मतलब मोटे अनाजों की, जिसके अंदर ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें आती है। तो देख लीजिए मोटे अनाज कौन कौन से, जिसमें ज्वार है, फिर बाजरा है, रागी है। इस तरह की जो फसलें हैं जिसके अनाज दाने थोड़े मोटे होते हैं। अब इनके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। बलुई मतलब रेत वाली, रेतीली जिसको हम कह सकते हैं, जो कि कम उपजाऊ होती है तो भी चलती है। तो ये देखिए बलुई या कम उपजाऊ मृदा भी चलती है इसके अंदर। आपको पता है राजस्थान जैसे इलाके में बाजरा खूब होता है। कम उपजाऊ मिट्टी, कम उपजाऊ मिट्टी भी या बलुई मिट्टी जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है, या इसके लिए आवश्यक है। बलुई मिट्टी कह सकते हैं हम इसको, बालू जैसी होती है वो, रेत जैसी है ना, रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं इसको। इसमें कम वर्षा चाहिए, उच्च और मध्यम तापमान भी चलता है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी ये मोटे अनाज हो सकते हैं। तो कम वर्षा, फिर है आपके उच्च तथा मध्यम तापमान। ये मोटे अनाजों के लिए आप देखना पड़े, रेगिस्तानी इलाकों में बहुत मोटे मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, ज्वार वगैरह, लेकिन वो वहां के लोगों के लिए मुख्य खाद्यान्न फसलें है ये। अब हम बात करते हैं मक्का की, जिसको आप मेज कहते हैं। अमेरिकन मक्का बहुत फेमस है, आपने भुट्टे खाए होंगे मक्के के, मकई जिसको बोलते हैं आप। तो अमेरिका इसके अंदर सबसे ज्यादा स्थान रखता है। इसके लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा ये जरूरी है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिया नहीं है, तो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके अंदर वो प्रथम स्थान रखता है, यूएसए। मक्का में इतना कुछ ज्यादा नहीं दिया है तो आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मोटा अनाज और मक्का क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली बहुत महत्वपूर्ण फसल है जिसपे प्रश्न बनता है, जो है कपास, जिसको आप कॉटन कहते हैं, जिससे कपड़े बनते हैं। कपड़ों के लिए ये कच्चा माल है कपास। तो यहाँ पर देखिए कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए। ध्यान देना, कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए और वर्षा जो है वो हल्की वर्षा चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, देखिए 200 से 210 दिन ऐसे हो जिसमें पाला नहीं पड़े। सर्दियों के अंदर पाला पड़ता है जिससे फसल खराब हो जाती है, लेकिन अगर इतने दिन आपने पाला रहित निकाल दिए तो फसल आपको काफी अच्छी मिलेगी। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत फायदेमंद है। जलोढ़ मिट्टी, बहुत बार प्रश्न आता है कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, काली मिट्टी। भारत का जो दक्षिण का पठार है वहां पर काली मिट्टी वाले क्षेत्र में कपास बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। जलोढ़ मिट्टी, उच्च तापमान, इस प्रकार से। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन से देश हैं जिसके अंदर कपास जो है वो अच्छे तरीके से पैदा होता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, ब्राजील, इजिप्ट। जो मिस्र की कपास है, मिस्र की कपास जो है वो अच्छी मानी जाती है, उच्च गुणवत्ता वाली, फाइन क्वालिटी की कपास है वो मिस्र की, इजिप्ट की मानी जाती है। और कपास को ये जो है वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है ये कपास। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है आपको। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 दिन पाला रहित। उसके अलावा तेज और चमकीली धूप भी इसके अंदर चाहिए।
तेज और चमकीली धूप, जहां कपास के डोडे चटकते हैं। कपास के डोडे आपने देखा होगा इस तरह से होते हैं, है ना, इस तरह से। हमने बचपन में खूब कपास इकट्ठा किए खेतों में, इसलिए हमें पता है। 1 किलो रुई इकट्ठा करते थे तो 1 रुपया मिलता था। और मैक्सिमम मुझे पता है, जब मैं 6th क्लास में था तो 10 किलो रुई मैंने इकट्ठी की थी और 10 रुपए दिए थे उस समय, और बहुत प्रसन्न था कि चलो आज संडे है और 10 रुपए कमाए मैंने। 6th क्लास की बात है, 1996 की बात है, 1996 की। तो ये कपास आप सब लोग अगर खेतों से जुड़े हैं तो आप सबको पता होगा ही, लेकिन एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसका मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं। तो आपको ये सारी चीजें जो है नोट्स के रूप में लिखनी है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिस्र की कपास अच्छी होती है, वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। भारत में अगर देखिए तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, जहाँ पे काली मिट्टी का पूरा भराव क्षेत्र है, वहां पर कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर हमने देखा, क्या देखा, मोटे अनाज, ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो एक बार इसको रीडिंग कर देना आप। मक्का सबसे ज्यादा यूएसए में ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कपास। सबसे पहले हमने देखे गेहूं के पहले चावल पढ़ा था, चावल के बाद में इसको कपास को आप तवज्जो दीजिए। अब इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कपास जैसी रेशेदार फसल के बारे में बात करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं पटसन के बारे में। ये भी रेशेदार फसल है, इसको गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आता है परीक्षा में। सुनहरा रेशा, पटसन रेशेदार फसल है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी है ना जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए ये सब में काम आ रही है। आप देख रहे हैं, इसके लिए उच्च तापमान, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, उच्च तापमान, वर्षा भारी चाहिए। ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पर पटसन होगा। पश्चिम बंगाल में बहुत वर्षा होती है तो वहां पर ये चीज होती है ना, पटसन। जलवायु भी नमी वाली चाहिए, तो आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मिट्टी जलोढ़ चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, जलवायु आर्द्र चाहिए। भारत में अगर देखें हम, विश्व में अगर देखें तो बांग्लादेश और भारत, ये 2 अग्रणी देश हैं जो पटसन पैदा करते हैं। लेकिन भारत में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल से लगते हुए जो इलाके हैं, क्योंकि बांग्लादेश पास में है तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पश्चिम बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है, जलोढ़ मिट्टी, उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु। ध्यान रखने वाली बात है वो सुनहरा रेशा। कौन सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? पटसन, जिसको गोल्डन फाइबर कहते हैं आप। अब हम बात करते हैं पेय फसलों की। पेय फसलों में 2 फसलों का नाम आता है। एक तो है कॉफी, इसको आप कहवा कहते हैं, बहुत अच्छी लगती है पीने में। मैंने अभी अभी पी है थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो वहां पर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि मैंने अभी कॉफी पी है। उसके लिए आपको कुछ तथ्य ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो इसके लिए जलवायु चाहिए गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म तथा गर्म आर्द्र जलवायु। इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए कॉफी के लिए मिट्टी, इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी। ये सारी बात आप नोटबुक में लिखेंगे, नोट्स करेंगे, नोट्स के रूप में मेंटेन करेंगे। एग्जाम के समय काफी हेल्प करेगी और भी आपकी जो जनरल नॉलेज है उसको इंप्रूव करेगा। इसके लिए पर्वतीय ढाल हो तो ज्यादा उपयोगी है। पर्वतीय ढाल, पर्वतीय ढाल जो है वो अधिक उपयोगी। और विश्व के अंदर अगर स्थान किसी का सर्वोच्च है तो वो है ब्राजील। और भारत के अंदर अगर आप देखो तो भारत में कर्नाटक, कर्नाटक में कॉफी, क से क याद रखना है आपको, कर्नाटक में कॉफी। और विश्व में अगर देखिए तो ब्राजील का स्थान कुछ है कॉफी उत्पादन में। तो ये कॉफी की बात हो गई। बढ़िया मजेदार कॉफी पीजिए और कॉफी की बातें याद रखिए। दोमट मिट्टी, पर्वतीय ढाल हो तो अच्छा है, ब्राजील अग्रणी है और भारत के अंदर कर्नाटक में कॉफी ज्यादा पैदा होती है। अब आपकी और मेरी सबसे पसंदीदा चीज चाय। ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, है ना, अच्छी भी लगती है, दिन में कई बार पी लेते हैं। चलिए चाय के बारे में कुछ बातें पता कर लेते हैं। एग्जाम में आता है तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको याद रखना है चावल, चावल के बाद में कपास, कपास के बाद में चाय।
अगर कोई पेपर सेटर मेरी तरह हुआ तो, नहीं हुआ तो आपकी किस्मत है, पढ़ तो हम सभी रहे हैं। चाय के लिए तो ठंडी जलवायु चाहिए और वर्ष भर वहां पर रेगुलर जो है बारिश चाहिए। तो वर्ष भर समवितरित वर्षा, ठंडी जलवायु। एक तो ठंडी जलवायु, फिर आपके है वर्ष भर समवितरित वर्षा। समवितरित मतलब बराबर जो है लगातार वर्षा जो है वो होती रहे, वैसी आपकी कंडीशन चाहिए अगर आपको चाय पैदा करनी है तो, चाय की खेती करनी है तो। मतलब यहां पर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, उच्च वर्षा वाला भाग होना चाहिए, उच्च वर्षा। मिट्टी वही सबकी प्यारी आपकी दुलारी है ना दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा फायदेमंद है और थोड़ा सा हल्का सा स्लोप हो, मंद ढाल। दोमट मिट्टी और मंद ढाल। कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, आपकी लीलाएं हैं आसाम के बागानों की चाय, है ना, दार्जिलिंग से लाए हैं, पश्चिम बंगाल से, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों की चाय आती है ना एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे आप। तो मंद ढाल, दोमट मिट्टी, तेज वर्षा, समवितरित वर्षा, ठंडी जलवायु, ये सब चाय के लिए उपयुक्त जलवायु दशाएं हैं। एक तो इसके अंदर श्रम बहुत अधिक लगता है, मजदूर पत्तियों को चुनने के लिए अधिक लगते हैं, तो अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, मजदूर ज्यादा होते हैं, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। विश्व में अगर देखें तो आपका स्थान बहुत ऊंचा है तो भारत है, और भारत के साथ में आपका पड़ोसी श्रीलंका, ये उच्च स्थान रखते हैं इस पेय फसल चाय के उत्पादन में। भारत में अगर देखें तो पूर्वोत्तर में जितना भी, जैसे कि असम है सबसे बढ़िया, आपके दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, है ना, कभी जाए घूमने तो चाय के बागान आप देख सकेंगे। इस प्रकार से ये हम चाय की जो यात्रा है यहाँ पूरी होती है। बढ़िया खूब जी भर के पीजिए चाय और मुझे भी पिलाइए, कभी आऊं आपके घर पे तो। इस तरह से आपको ये याद रखना है बेटा। अब हम कृषि वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और वो अपने संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण होने के कगार पर है। लिखिए इसको, फिर हम बात करते हैं कृषि विकास की और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में एक कृषि फॉर्म की तुलना करेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।